बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेकंड यूनिट सेकंड जो लेक्चर है पीपीएससी के सिलसिले में उसका आगाज़ कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड और लिक्विड दोनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड जो है जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मौजूद हों, सॉलिड ऐसी स्टेट कहते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मौजूद हों। इसके अलावा डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल हैं, रिजिड हैं और इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। और इसी तरह पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम है, हाई डेंसिटी और डिफ्यूजन रेट बहुत कम है, ना होने के बराबर है, स्लो डिफ्यूजन रेट। इसी तरह वाइब्रेशनल मोशन होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है जो कि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो फिक्स्ड पोजीशन है उसके आगे पीछे जो है वो उनके पार्टिकल मूव करते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ में से सवाल किस तरह का आएगा? सवाल आएगा कि विच वन इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, या जिस तरह भी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लें। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड में दो किस्म के सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन भी हैं और एमार्फस भी हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, ये भी क्वेश्चन हर दफ़ा आता है पीपीएससी में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़, तो उसमें हम देख लें। एक तो अरेंजमेंट है, अरेंज्ड इन डेफिनेट और ऑर्डरली मैनर विच रिपीट इटसेल्फ, यानी ये इनकी अरेंजमेंट इनमें पार्टिकल्स की पाई जाती है मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में। हर तरफ एक्स वाई जी की तरफ देखें तो पार्टिकल एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ अरेंज होंगे। डेफिनेट ज्योमेट्री है उनकी और शार्प एजेस हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इन्हें ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। बड़ी अहम बात ये ट्रू सॉलिड्स। तो इसके अलावा एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी किसे कहते हैं? एनाइसोट्रॉपी कहते हैं जब सॉलिड की डायरेक्शन बदल दें हम, तो कोई प्रॉपर्टी अपनी वेरिएशन शो करे इंटेंसिटी में। मसलन एक तरफ सॉलिड ज़्यादा आसानी से टूट जाता है, दूसरी तरफ अगर दूसरे तरीके से तोड़ें तो मुश्किल से टूटता है, तो इसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी एक साइड पे अगर उसका टूटना आसान है तो दूसरी साइड से टूटना मुश्किल है, इसलिए कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक साइड को की क्लीवेज को टूटने को सपोर्ट करती है। इसी तरह ये इसके बारे में सवाल आ जाता होता है कि ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कौन सी हैं। तो याद रखें कंडक्टेंस भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, क्लीवेज भी है, सारा इसमें आता है। उसके बाद क्लीवेज प्लेन इनमें होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसके अलावा नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसके अलावा इनका आइसोमार्फिज़म, पॉलीमार्फिज़म, एलोट्रॉपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये भी इसकी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इंटर की बुक से आपको मिल जाएंगे। आइसोमॉर्फिज़म कहते हैं अगर दो डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड सेम फेज़ में पाए जाएं तो आइसोमॉर्फिज़म, सेम फॉर्म में पाए जाएं। और अगर एक कंपाउंड अपनी मुख्तलिफ फॉर्म में पाया जाए तो पॉलीमार्फिज़म, और जब एक एलिमेंट अपनी डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो उसे कहते हैं एलोट्रॉपी। मैं दोबारा तीन वर्ड इधर लिख रहा हूँ, आइसोमॉर्फिज़म, इसके अलावा पॉलीमार्फिज़म, ये आपको इंटर की बुक से अच्छी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, और एलोट्रॉपी। इस पे क्वेश्चन आता होता है, इनकी डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आता होता है, आपको इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। उसके बाद एमार्फस सॉलिड में क्या है कि पार्टिकल अच्छे तरीके से अरेंज नहीं होते और ना इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड कहते हैं। इसके लिए ये एनाइसोट्रॉपी नहीं बल्कि आइसोट्रॉपी शो करते हैं, क्योंकि इनमें इरेगुलर अरेंजमेंट शो होती है। हर तरफ एक जैसी अरेंजमेंट है, इरेगुलर सी। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहती है। इनमें क्लीवेज प्लेन नहीं होती। इनमें कौन से टाइप हैं? रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे सूडो सॉलिड या एमार्फस सॉलिड होते हैं। अब टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तो क्रिस्टल। क्रिस्टल किसे कहते हैं? जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट हो, उसे क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल लेटस किसे कहते हैं? तो लेटस जाली को कहते हैं ना, जिस तरह ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक तरफ हो गई और ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल दूसरी तरफ हो गई, और ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो मैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये
इंटरसेक्शन को शो करते हैं, दो तरफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की। तो इनकी जो अरेंजमेंट बन जाती है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लेटस, और इन पॉइंट्स को कहते हैं लेटस पॉइंट्स। तो इसके अलावा फेस, एज, इंटरफेशियल एंगल। जैसे हमारे पास अगर ये एक क्रिस्टल है, अगर आप इसका ये चीज़ देखें, दैट इज़ एज, दैट इज़ कॉर्नर। और अगर आप इसको ये सारी चीज़ देखें सामने से जो नज़र आ रही है, ये फेस है, ये ऊपर वाली फेस है। इसी तरह इंटरफेशियल एंगल किसे कहते हैं, मसलन एक फ़ेस ये ऊपर वाली हो गई, एक फ़ेस जो है वो ये हो गई साइड पे, तो इस फ़ेस और इस फ़ेस के दरमियान ये वाला जो एंगल बन रहा है, मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ कि एक फ़ेस ऊपर वाली, मसलन ये वाली, और एक ये, इसका एंगल ये बन रहा है 90 का है, तो इन्हें कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। अगर ये दोनों इस तरीके से जुड़ी होंगी तो एंगल अब 90 से ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है, इसे कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। सॉलिड एंगल व्हेन 3 और मोर एजेस इंटरसेक्ट अ सॉलिड एंगल इज कॉल्ड। अच्छा, अब बड़ी अहम चीज़ ये सॉलिड की टाइप्स, जिसमें 4 किस्म के हैं सॉलिड हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ फोर्सेस, उनके मेल्टिंग पॉइंट का फ़र्क, और बाइंडिंग एनर्जी, कंडक्टिविटी और एग्जांपल। आयनिक सॉलिड, ये उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कैटायन एनाइन। कोवलेंट के एटम्स हैं, एटम आपस में जुड़े होते हैं। मालिकुलर सॉलिड के मालिक्यूल्स हैं, और मेटालिक सॉलिड के अंदर एटम्स जो हैं वो मेटल के, वो आपस में बाय मेटालिक बॉन्ड जुड़े होते हैं। इसी तरह अगर आप नेचर ऑफ फोर्सेस की बात करें तो आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आयनिक बॉन्ड है। कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड है, और मालिकुलर सॉलिड में वांडर वाल फोर्सेस हैं, मालिक्यूल्स के दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्सेस, या जिनको सेकेंडरी फोर्सेस कहते हैं। और मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड है। तो ये हो गई इनकी नेचर ऑफ फोर्सेस। और अगर आप देखें इनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, तो आयनिक सॉलिड का हाई होता है, काफ़ी हाई है, और कोवलेंट सॉलिड का एक्सट्रीमली हाई है, मतलब मोर देन 3900। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास सिलिका, डायमंड, बहुत क्वार्ट्ज, जिनके बहुत हाई होते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट सॉलिड के, उसके बाद आयनिक के, और उसके बाद मेटालिक के 800 से 1000, और मालिकुलर के लेस दैन 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। तो बाइंडिंग एनर्जी इन किलोजॉल पर मोल सबसे ज़्यादा जो है वो, चूँकि आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है, कोवलेंट सॉलिड के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह हर तरफ उनकी वैलेंसी का सेटिस्फाई होना है। आयनिक बॉन्ड की बाइंडिंग एनर्जी, आयनिक बॉन्ड की वजह से आयनिक सॉलिड की बाइंडिंग एनर्जी 400 से 4000, कोवलेंट की 500 तक, मेटालिक की भी ज़्यादा होती है, लेकिन मालिकुलर सॉलिड की बहुत कम। अब असल चीज़ है, इनकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें से सवाल आ सकता है। मसलन ये वाली जो चीज़ है, ये आयनिक सॉलिड कंडक्टर होते हैं, कोवलेंट इंसुलेटर, मॉलिकुलर भी इंसुलेटर, और मेटालिक सॉलिड भी कंडक्टर। लेकिन ये सवाल किस तरह आएगा, आपको सिचुएशन दे के वो पूछेंगे। मसलन वो आपको पूछ सकते हैं एक सॉलिड है, वो सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर नहीं है और वाटर में सॉल्युबल है, तो बताएं वो कौन सा है। अगर 4 दिए हों तो आपने ढूंढना है आयनिक सॉलिड होगा कोई, क्योंकि ये कंडक्टर तो है लेकिन सोल्यूशन फॉर्म में है। ये सोल्यूशन फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में है, ये वैसे नहीं है। तो आपको इसमें से सवाल इस तरह आएगा, वो आपको एक सॉलिड का बोलेंगे, उसकी 2-3-4 प्रॉपर्टीज़ बोल देंगे, और आपको एग्जांपल लिख देंगे, बताएं वो आइस बन रहा है, वो NaCl बनता है, यानी जो ऊपर गिवन प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनमें से किस सॉलिड के अंदर पाई जाती हैं। ये इस तरीके से टाइप्स ऑफ सॉलिड में से सवाल आएगा, जिसमें आयनिक सॉलिड में एग्जांपल दी हुई है NaCl की, KCl, KNO3, फिर डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, फिर ड्राई आइस, I2, सॉलिड आर्गॉन, और मेटालिक सॉलिड में सारी मेटल। तो अब ये टाइप्स के बाद बड़ी अहम एक चीज़ आ जाती है, ब्रैग्स इक्वेशन। तो ब्रैग्स इक्वेशन बेसिकली एक्स रे डायफ्रैक्शन का बुनियादी रूल है। एक्स रे डायफ्रैक्शन क्या है, आपने सॉलिड का स्ट्रक्चर मालूम करना है, उसके पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है
उसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स का फासला आपस में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का आपस में फासला, उनका इंटरफेशियल एंगल, ये सारा सॉलिड का आपने स्ट्रक्चर मालूम करना है। तो इसके लिए बेस्ट टेक्निक है, ये एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, कौन सी है सॉलिड का जो एनालिसिस करने के लिए, तो एक्स रे डायफ्रैक्शन, ये इधर लिखा भी हुआ है, एक्स रे डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। तो ये एक साइंटिस्ट है मैक्स वॉन लॉ, उसने आइडेंटिफाई किए थे। तो अब इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो अब इसमें से सवाल ब्रैग्स इक्वेशन के मतलब आता है कि एक्सरे यूज़ करने के बाद आपका जो डाटा आता है, आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना होता है। तो ब्रैग्स इक्वेशन जो एक्सरे का डाटा इस्तेमाल करके इस तरीके से डी फाइंड आउट करती है इसकी, और 2D साइन एन लेमडा इक्वल टू 2 साइन थीटा, एन फॉर ऑर्डर, लेमडा फॉर जो उसकी जो लेंथ है, इसके अलावा जो है वेव लेंथ, और डी फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर। असल हमने डी मालूम करना है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ये आपको बताई जाती है कि ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले मतलब एक्स रे जो जा रही है वो पहली लेयर के साथ टकरा के आती है तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस तरह थर्ड लेयर के साथ जाके टकराती है, पास कर जाती है तो थर्ड ऑर्डर। तो ये इक्वेशन पे गौर कीजिए, इसमें से दोनों चीज़ें आ सकती हैं। मसलन आप कहते हैं विच वन इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, या इसका न्यूमेरिकल आ सकता है कि एक एक्सरे है वो सेकंड ऑर्डर एनालिसिस में सेकंड ऑर्डर आ गया तो इस जगह 2 आ जाएगा, लेमडा भी बता देंगे आपको तो डी पूछ लेंगे। तो आपने 2 को लेमडा की वैल्यू अगर मतलब 10 हो मल्टीप्लाई करके 2 इंटू साइन थीटा, अगर वो एंगल उन्होंने बताया वो 45 का है तो साइन थीटा 45 1/2 अंडर रूट लेक है, तो डी यहाँ से निकाल लेना है। तो ये कैलकुलेशन भी आ सकती है आपको। तो ब्रैग्स इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है जी इसका उसको बताया हुआ इंसिडेंट रेस और ये रिफ्लेक्टेड रेस, तो ये इनके दरमियान फासला डी, और ये वो एंगल है जिसके साथ टकरा कर इंसिडेंट रे अगर इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। मसलन अगर पहली एक्सरेज पहली लेयर के साथ दूसरी के साथ टकराती है तो फासला ये सक्सेसिव है तो ऑर्डर 1 होगा, पहली के साथ, फिर दूसरी जो है वो इस तरह तीसरी के साथ टकराती है तो ऑर्डर 2 होगा। तो अब एप्लीकेशन इसकी क्या है ब्रैग्स इक्वेशन की, स्ट्रक्चर और डायमेंशन को फाइंड करने के लिए ये बड़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा ये मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो डिटरमिन करने के लिए बड़ी हेल्पफुल है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमने इससे बनाया है और उससे NaCl का स्ट्रक्चर मालूम किया है, जो कि ये इधर लिखा हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है NaCl का। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल, ये मेरे पास एक पूरा क्रिस्टल लेटस है, इसमें मुख्तलिफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, इधर इस तरफ इस तरह ऊपर नीचे भी। तो इसका एक छोटा सा पार्ट, मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, जिस तरह लाइक मैंने ये ले लिया, एक इस छोटे से हिस्से को अलग करके ये ले लिया है। तो इस छोटे से पार्ट में एंगल भी आ गया, इस छोटे से पार्ट में दो पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस भी आ गया जिसको एज लेंथ कहते हैं। इस छोटे से पार्ट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ कौन कौन सा पार्टिकल है वो भी आ गया। तो इस छोटे से पार्ट ने सारी प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टल लेटस की। तो ऐसा क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट जो कि सारी प्रॉपर्टीज़ रखे एंटायर क्रिस्टल की, डेट इज़ कॉल्ड यूनिट सेल। अब इसमें 3 साइडें होती हैं 3 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस की तरफ साइड, वाई एक्सिस की तरफ साइड ये ऊपर वाली, और जेड एक्सिस की तरफ तीसरी साइड। तो इसकी 3 लेंथ या 3 साइड ABC, और इनके दरमियान एंगल, मसलन AC के दरमियान एंगल बीटा होगा, A और C के दरमियान, इस तरह BC के दरमियान एंगल अल्फ़ा होगा, A और C के दरमियान एंगल गैमा होगा। तो 3 साइड्स 3 एंगल, तो 6 हो गई है टोटल। इन्हें कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशन, ये इन्हें कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशन। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आता होता है कि कितनी टाइप हैं। सिंपल टाइप, सिंपल में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, यानी एजेस पर एटम मौजूद हैं, क्योंकि अब जारी बात है एक क्यूबिक क्रिस्टल में पूरा गोल एटम तो नहीं लग जाना। मसलन अगर क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसका एक हिस्सा
एटम ने ऐसे टोटल होना है, एक एटम ने टोटल यूँ होना है। ये मैं दोबारा बना देता हूँ। अगर ऐसे क्यूबिक क्रिस्टल है, उसका एक लगा हुआ कॉर्नर पे जो एटम लगा है उसने ऐसे होना है। तो अब ये एटम इस क्यूब का भी हिस्सा है, ऊपर का भी हिस्सा है, इधर वाले का भी हिस्सा है, इधर वाले का भी, और चार जो हैं वो मेरी तरफ अगर मैं लेके जाऊँ इनको यानी जेड एक्सिस में, तो उनका भी ये हिस्सा होगा। तो कॉर्नर के हिस्से तो थोड़ा सा है ना, तो जो थोड़ा सा आता है ये आप इसी को शो कर रहे हैं। तो कॉर्नर पे भी लगे होंगे, हर तरफ कॉर्नर में एटम होंगे, दरमियान में कोई नहीं होगा एटम, इसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या है? ये है कि एटम कॉर्नर पे भी लगे होंगे और दरमियान में भी होगा, फेस के दरमियान, फेस सेंटर क्यूबिक। और बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या है? बॉडी सेंटर क्यूबिक इसे कहते हैं कॉर्नर पे भी होंगे और दरमियान, बिल्कुल दरमियान में, यानी बॉडी के अंदर भी पूरा एटम पड़ा होगा। एंड सेंटर्ड क्या है कि ऊपर और नीचे दो साइडों पर दरमियान में एटम होंगे, जिस तरह लाइक ये हमारे पास एक ये है। तो कॉर्नर पे तो होने ही होने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब ऊपर वाला इस क्रिस्टल का भी हिस्सा है, ऊपर वाले का भी, नीचे वाला इस क्रिस्टल का भी हिस्सा है, नीचे वाले का भी। तो ये होंगे इसके अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का 3 एलिमेंट है, याद रखिएगा। सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये लिखा है पहले पॉइंट में। तो अगर ये तीनों में से कोई एक मौजूद हो तो वो जो होता है क्रिस्टल, उसको हम कहते हैं इसके अंदर सिमेट्री मौजूद है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो प्लेन है, अगर उसको अप्लाई कर दिया जाए तो आपका क्रिस्टल दो ऐसे हाफ में डिवाइड हो जाएगा जो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। ये बात लिखी भी है, ये आपको पीडीएफ फाइल भी आ जानी है। तो इसमें से आपने पढ़ना है तीनों की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री वो पॉइंट है, अगर आप उसको अप्लाई कर दें तो उस पॉइंट के अलॉन्ग जितनी लाइनें हैं, उन लाइनों के साइड पे जितने एटम हैं, उन सब की पोजीशन आपको इन्वर्स करनी पड़ेगी। यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री में अप्लाई करते हैं तो उस पॉइंट से दोनों तरफ जो भी एक्सेस ऑफ सिमेट्रीज़ हैं, आप उनके एटम की पोजीशन बदल दें तो नया बनने वाला क्रिस्टल पहले जैसा हो तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। और एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन है जो कि जिसके इर्द गिर्द क्रिस्टल जब घूमता है तो 360 के एंगल से पहले पहले वो अपनी शेप को रिपीट कर देता है, डैट इज़ कॉल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो क्रिस्टल कैन हैव ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये बड़ी अहम बात है। हर क्रिस्टल का सिर्फ एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, जबकि एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, प्लेन्स भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री उसका एक होता है। इसी तरह जो होते हैं ना एक्सेस ऑफ सिमेट्री, उसके मुताबिक 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड। क्या मतलब है इसका? अगर आपके पास एक डायग्राम है यूँ, उसके दरमियान में हम ऐसे लाइन गुजार दें, अब इसको घुमाएं ऐसे, तो जब ये वाला जो कॉर्नर है वो इस तरह पहुंचेगा ना घूम के, इस वाली जगह पे पहुंचेगा, तो बिल्कुल क्रिस्टल पहले जैसा होगा। फिर ये इधर पहुंचेगा, फिर इधर पहुंचेगा, फिर इधर पहुंचेगा, यानी 4 दफ़ा ये अपनी शेप को 360 मुकम्मल रोटेशन के दौरान रिपीट कर देगा। तो हम कहेंगे ये 4 फोल्ड इसके अंदर एक्सिस है, एक्सोसिमेट्री है। इसी तरह ये मैंने कुछ दिखाए हुए हैं क्यूब 7 क्रिस्टल सिस्टम, आपने सुना हुआ है। क्रिस्टल सिस्टम की 7 टाइप हैं, क्यूबिक, हेक्सागोनल वगैरह, आर्थोरम्बिक, रम्बोएंड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और जो है वो टेट्रागोनल। ये क्यूबिक हैं। क्यूबिक की फर्दर 3 टाइप हैं, सिंपल होता है, फेस सेंटर होता है और बॉडी सेंटर होता है। और ऑर्थोरम्बिक की 4 हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड टेट्रागोनल की। मोनोक्लिनिक की भी 2 हैं, एक सिंपल है, एक एंड सेंटर्ड है। यानी जब इसका क्रिस्टल पाया जाता है ना, तो उसमें 2 किस्म की अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हो सकती है, एक सिंपल भी और एक ये एंड सेंटर। देखिए ना, मैंने बताया 2 तरफ के एंड ले लेना है। अब आपको ये फेस सेंटर से इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना। फेस सेंटर में जितनी फेसेस होंगी उनके दरमियान में पार्टिकल होगा, एंड सेंटर में सिर्फ 2 फेसेस के। और उसके बाद सिंपल, ट्राई क्लिनिक के अंदर सिर्फ सिंपल है, और हेक्सागोनल के अंदर ये आपके पास हेक्सागोनल है, इसकी भी एक ही है, सिंपल शेप ही है इसकी और कोई नहीं है। रोम्बोहेड्रल की भी सिर्फ एक है। अब इसमें से सवाल कैसे आता है?
इसका सवाल आता है ये साइडों की बेस पर, ये साइडों और एंगल्स की बेस पर, ये याद करना है आपने। मोनोक्लिनिक में ए बी सी क्या है, इसके लिए बेस्ट है आपने अगर तरतीब अच्छी याद करनी है ना, तो आप सी टी ओ रहमत याद कर लें। सी टी ओ रहमत क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, रंबोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, टाइक्लिनिक। तो आप एक पेज पे लिखें इसी तरतीब को और उसके आगे उसकी साइड लिख दें, एंगल लिख दें, तो आपको साइड एंगल एक अरेंजमेंट बड़ी अच्छी मिल जाएगी। पहले तीनों साइडें जो हैं बराबर आएंगी, पहले तीनों में, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक में। उसके बाद रंबोहेड्रल, हेक्सागोनल में एक उनके बराबर नहीं होगी। इसी तरह मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में भी एक ट्रेंड बन जाएगा। ये एक टेबल है, ये मैं दूसरे अपने किसी लेक्चर में शेयर भी कर दूंगा। तो आप अगर इंटर की बुक में भी है, ग्रेजुएशन में भी ये टेबल है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लें, इसमें से सवाल आता होता है। और ये जो 14 क्रिस्टल बने हैं ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम तो एक है ही, जिसके मुताबिक ये 7 मैंने बोली हैं टाइप्स क्रिस्टल की। लेकिन कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल भी होता है यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड भी, बॉडी सेंटर्ड भी, जिस तरह ये वाला क्यूबिक है। तो अगर इन सारी टाइप को इकट्ठा किया जाए तो ये 14 क्रिस्टल सिस्टम बनता है। तो इन्हें कहते हैं ब्रेविस लेटस। ब्रेविस लेटसेस कितने हैं? 14 किस्म के हैं। उसके बाद ये देखें, ये बना हुआ क्यूबिक, ऑर्थोरम्बिक। अब ये इन्होंने तरतीब अपने हिसाब से दी है। मैं आपको जो सी टी और रहमत वाली बोली आप उससे करेंगे ना, तो ये इंटरसेप्ट यानी साइड्स और एंगल्स, उनका बड़ी अच्छी तरतीब आपको पता चल जाएगी और याद हो जाएगा। ये उनकी एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स को भी देख लेना आपने कि कौन किस में लाई करता है। बस आइस का क्रिस्टल किस में आएगा, सल्फ़र किस में आएगा, जिंक किस में आएगा, और सिल्वर, गोल्ड वगैरह किस में आएंगे। और ये वाला जो मैंने आपको भी बताया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखें एक प्लेन है, ये वाली एक प्लेन है जिससे उसको 2 इक्वल हाफ में काट रहे हैं डायगोनली। इसी तरह ये देखें एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, यानी इसको अगर एक्सिस बनाकर ऐसे घुमाना शुरू कर दें क्रिस्टल को, तो वो मुकम्मल रोटेशन से पहले पहले 4 दफ़ा अपने आप को रिपीट करेगा, इसलिए इसको कहते हैं 4 फोल्ड। और सेंटर ऑफ सिमेट्री से मुराद एक ऐसा पॉइंट है, इसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि अगर आप अप्लाई करें तो इस सेंटर ऑफ सिमेट्री के इधर इधर दोनों पॉइंट को एक्सचेंज करें, इन दोनों को करें एक्सचेंज, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को करें, इन दोनों को करें एक्सचेंज, और फिर देखें नया मालिक्यूल पहले जैसा ही है। अगर पहले जैसा है तो मौजूद है पार्ट। तो ये कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम है डायगोनल का, ये नहीं पूछते। तो ये जनाब, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल क्यूबिक में रेडियस, इसके अलावा फेस सेंटर्ड का रेडियस और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का रेडियस। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ये इनके फार्मूले हैं। 300√a/4, ये इनको कर लें, ये MCQs में आ जाता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल, उसका फार्मूला ये याद रखें, ये हमारे पास है NC, NF, NI, ठीक है। ये फार्मूले बस इसको आपने कर लेने हैं। और इसके अलावा जो है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर से मुराद, वो कहते हैं अगर एक Na का एटम है, सोडियम का पॉजिटिव एटम है, तो उसके नेगेटिव कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑपोजिट आयन अराउंड एन। और अगर कोई सिंपल एटम है लाइक कोवलेंट सॉलिड में, तो उसके इर्द गिर्द कितने एटम होंगे जो उसको घेर लें? दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये मुख्तलिफ के दिए हुए हैं। सिंपल कोऑर्डिनेशन क्यूबिक का 6 होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का 12 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का 8 होता है जनरली। ये याद रखें, आपसे किसी चीज़ का भी पूछा जा सकता है। फिर NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड का, इनमें से जो इंटर की बुक में ये मौजूद है सोडियम क्लोराइड का और सीजियम क्लोराइड का, बाकी जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड का भी आप देख लें। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 का मतलब है हर Na के 6 क्लोरीन होंगे और हर क्लोरीन के 6। और 8 का मतलब है कैल्शियम का अगर 8 है तो उसके इर्द गिर्द 8 फ्लोरीन होंगे, फ्लोरीन का अगर 4 है तो उसके इर्द 4 कैल्शियम होंगे। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये डेंसिटी ऑफ लेटेस्ट मैटर, इससे आप एवोगाड्रो नंबर निकाल सकते हैं। ये एक फार्मूला है जिसमें डेंसिटी पुट करते हैं, Z की वैल्यू पुट करते हैं, Z नंबर ऑफ़ एटम है इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ़ एटम है, एटॉमिक वेट पुट करें, वॉल्यूम पुट करें और एवोगाड्रो नंबर पुट करें, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लेटेस्ट मैटर आ जाती है। इसी तरह ये कुछ उन्होंने निकाल के दिखाए हुए हैं। हाँ, एक बड़ी अहम चीज़ है,
NaCl का अगर क्रिस्टल है ना, तो अगर हम उसका यूनिट सेल का करें कोई मुआवजना वगैरह, ये उन्होंने पूरी कैलकुलेशन साइंस दी हुई है, तो आप इसका याद रख लें, क्योंकि MCQs में असल चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो हर NaCl 4 यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। 4 Na होते हैं, उसके अंदर 4 Cl होते हैं, 4 Na और 4 Cl, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। तो इसको बना के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, NaCl का आप याद रखें। और ये वाली बात कि अगर कोई एटम आ जाए कॉर्नर पे, तो वो कितने क्यूब्स के दरमियान शेयर होता है, 8 के दरमियान, और एक क्यूब के इससे कितना हिस्सा आता है, 1/8। और अगर कोई कॉर्नर ऑफ हेक्सागन में आ जाए तो 1/6। एज वाले में जो आता है उसका 1/4 हिस्सा होता है एक क्यूब को। मसलन ये एज है, ये एज है, तो अगर ये एज वाले में आ गया, जिस तरह ये वाला एज ले लें आप, एज वाले में आ गया तो ये इस क्यूब का भी हिस्सा है, साथ वाले का भी हिस्सा है, ऊपर वाले का भी हिस्सा है, इधर वाले का भी हिस्सा है, तो ये 4 का हिस्सा होगा। तो एक के हिस्से, ये वाला एटम जो एज पर मौजूद है, वो एक के हिस्से 1/4 आएगा। और अगर कोई फेस पे आ जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन एक के हिस्से 1/2 लिया जाएगा, बॉडी सेंटर में 1/1 लिया जाएगा पूरा, और हेक्सागन की साइड पे उसको 1/2 लिया जाएगा। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह ये नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल की जो है वो चीज़ें नहीं हैं, ये कैलकुलेशन है जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं सॉलिड्स का। तो ये पैकिंग है बेसिकली ना, जो होते हैं ना मेटालिक सॉलिड, उनमें एटम्स के दरमियान जो खाली जगह होती हैं उनकी जो कोई पैकिंग शैकिंग, उसका कोई फार्मूला है, ये देखें। ये वी टेट्रा, वी ऑक्टा, वी ट्री, मतलब अगर टेट्रा 4 एटम मिल रहे हैं, ये 4 वाइड के ऊपर, वाइड से मुराद है जो एटम्स मिलते हैं ना, तो आप दरमियान में जो जगह बचती है उसे कहते हैं वाइड। अब उसको कवर करने के लिए 3, 4, 6 जितने भी आइटम हों उन सब के लिए ये फार्मूला है मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के लिए। और उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है सॉलिड में हमारे पास आ, ये पैकिंग, मेटल की पैकिंग, एक स्केयर क्लोज पैकिंग होती है इस तरीके से। ये देखें आप, स्केयर क्लोज पैकिंग, जैसे 1, 2, 3, 4 की पोजीशन देखें, ये स्केयर की फॉर्म में इन्होंने घेरा हुआ है एक एटम को। आम तौर पर ये पैकिंग होती नहीं है, क्योंकि इस तरह जो वॉइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। एक है हेक्सागोनल क्लोजस्ट पैकिंग, उसमें एटम इस तरह सेंटर एटम के गिर्द आते हैं, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आने के बजाय थोड़ा आगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये शेप बनती है। ये दरमियान में ये, यानी इसकी बजाय ये शेप ले लेते हैं एटम, जिस तरह ये है इसकी बजाय। तो ये हेक्सागन बनी हुई है, हेक्सागोनल पैकिंग। और ऊपर वाली जो है वो क्यूबिक टाइप बन जाती है पैकिंग की, स्क्वायर भी इसको कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोजस्ट पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोजस्ट पैकिंग में याद रखिएगा, ये एक पॉइंट याद रखें, उसमें यह है कि अगर ए लेयर बी उससे मुख्तलिफ है तो सी उस जैसी है। हेक्सागोनल क्लोजस्ट पैकिंग की जो अरेंजमेंट है वो है 1 2 1 2 1 2, यानी पहली लेयर दूसरी डिफरेंट है, तीसरी फिर पहली जैसी, चौथी फिर दूसरी जैसी, पांचवी फिर पहली जैसी, उसको ए बी भी कहते हैं। हेक्सागोनल में फिर जो होता है ना 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड है हेक्सागोनल में, जबकि स्क्वायर क्लोज में 52.4 स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, यानी बहुत सारी जगह होती है। तो मेटल असल में ये वाली पैकिंग को अडॉप्ट करते हैं, 74% स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं मेटल के एटम। तो क्यूबिक क्लोजस्ट पैकिंग के अंदर क्या है, क्यूबिक क्लोजस्ट पैकिंग में थोड़ा डिफरेंट है, उसमें जो है वो पहली लेयर ए बी उससे डिफरेंट, सी उससे डिफरेंट, चौथी फिर पहले जैसा, यानी पार्टिकल अरेंजमेंट में चौथी लेयर जो वो पहले जैसी लेयर को करती हैं। अब इसका कोऑर्डिनेशन भी 12 है, हेक्सागोनल का भी 12 है। हेक्सागोनल का ये बताया हुआ है, ये ऊपर था, इसका भी 12 है। ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, यानी एक एटम के गिर्द 12 एटम। तो ये कुछ एटम्स हैं मेटल्स के जो कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट शो करते हैं, जबकि ये हमारे पास कुछ एटम है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल और प्लाटिनम, यानी प्रीशियस मेटल और वायर वगैरह बनाने वाली मेटल्स, ये सारी हेक्सागोन क्यूबिक पैकिंग में आती हैं।
जबकि हेक्सागोनल पैकिंग जो उससे ज़रा नरम होती है उसमें कौन सी आती हैं उसको हम देख लेते हैं। मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, वेनेडियम और कैडमियम आ जाती है उसमें। बॉडी सेंटर्ड पैकिंग में क्या होता है, ये बॉडी सेंटर्ड पैकिंग है। आप इसको ना करें, ये भी कोई इतनी आम बॉडी सेंटर्ड पैकिंग BCC से कहते हैं। ये उस बॉडी सेंटर्ड क्लोजस्ट पैकिंग में हमारे पास अल्कली मेटल्स आ जाती हैं सारी। तो कौन सा किस में आता है, ये आपको जब फाइल शेयर होगी वो भी इसको भी देख लीजिएगा। इसमें सवाल आता होता है कौन सी मेटल किस में आती है। याद रखें जो मैं पॉइंट इधर बोल रहा हूँ आप सिर्फ उन पॉइंट को कर लें तो यही आपके MCQs के लिए काफ़ी होगी चीज़। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड NaCl का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी कुछ चीज़ें मैं एक की तरह कर देता हूँ, आपने बाकी देख लेना है। एक तो क्यूबिक क्लोजस्ट पैकिंग है, इसकी पैकिंग कौन सी है, यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कौन सा है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसके बाद एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं, इसके बाद जो Na का रेडियस है Na बाई कैलोरीन यानी इसे रेडियस रेशो कहते हैं वो कितनी है। तो इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और एग्जांपल्स का NaCl, NaBr, NaI, इसके बाद सिल्वर के जो सारे साल्ट हैं वो भी इसी फॉर्म में होते हैं। तो ये उन्होंने बना के भी दिखाई है जो क्यूबिक क्लोजस्ट पैकिंग। ऐसा सीजियम क्लोराइड में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, रेडियस रेशो इसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, फार्मूला यूनिट इसके, ये सारी चीज़ें जो है आपने इसको करनी है। 1 मिनट ज़रा, ये हो गया था। सीजियम क्लोराइड में भी वही 5 बातें करनी है जो मैंने आपको उधर करवाई हैं। जिंक का जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एक यूनिट सेल में उसके 4 ही होते हैं। ये देखें जिंक सल्फाइड का 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर और 4 ही इसके जो एक यूनिट सेल में टोटल होते हैं इसके जो फार्मूला यूनिट्स। ये इन चीज़ों का बस देखना है। कैल्शियम फ्लोराइड की भी इन 2-3 चीज़ों को देखना है। सोडियम ऑक्साइड की, इसका एक टेबल बना ले तो बेहतर है। ये 4-5 चीज़ों का ना टेबल एक अगर बना लें, नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर का, इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ Fe3O4 मैग्नेटाइट। तो ये इन चीज़ों का आम तौर पर जो पहली 3-4 है ना उनके बारे में आता है क्योंकि वो बड़ी कॉमन है ग्रेजुएशन की बुक्स में मौजूद। तो उसके बाद ये कुछ नहीं है। फिर एक चीज़ आती होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सॉलिड। उसमें कुछ सॉलिड डायमैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक और कुछ फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ऐसे हैं जिनकी स्पिन जो है वो अपोजिट्स होती हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ना एक टाइनी मैग्नेट होता है, जब वो मूव करता है ना तो नॉर्थ साउथ बन जाते हैं उसमें। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसका नॉर्थ ऊपर होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा उसका नॉर्थ नीचे होगा। तो इस तरह एक दूसरे के समझें इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हो, मुख्तलिफ ऑर्बिटल में पड़े हों तो फिर वो इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते और वो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं जिनके इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं और जितने अनपेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन उतनी जो है वो एक साइड पे स्पिन होगी उनकी और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये सारी हैं क्रोमियम, मैंगानीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन। तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जान लें तो आप जान लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि इनके कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड है, जो कि पेयर अप नहीं हुए ऑर्बिटल में अकेले पड़े हैं। फिर एक टर्म है फेरोमैग्नेटिक, जिनका पैरामैग्नेटिक स्पेक्टर बहुत ज़्यादा हो। पैरामैग्नेटिक होता है जिसके सोल्यूशन को मैग्नेट अट्रैक्ट करे, और फेरोमैग्नेटिक जो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो करे और परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करे, थोड़ी वक्ती नहीं। इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है, इसलिए इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, आर एक्सेप्टेड टू पोजेस पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट एक्चुअली हैव ज़ीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन एक्चुअली उनकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो होगी, थोड़ी देर के लिए करेंगे, अदरवाइज ओवरऑल वो ज़ीरो पे चले जाएंगे। फेरी मैग्नेटिक कैसे कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक देयर आर अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल magnetic movement which leads to some
रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब इसमें ना सवाल पता क्या आता है, एक तो डेफिनेशंस आती हैं, इसमें से डेफिनेशन आपने करनी है पैरामैग्नेटिक की, फेरोमैग्नेटिक की, पेरीमैग्नेटिक की, और दूसरा आपने आयरन के हवाले से, ऑक्साइड के हवाले से, मैंगनीज़ के हवाले से उनको देख लेना है कि अकेला आयरन मैंगनीज़ किस कैटेगरी में आता है, इनके ऑक्साइड किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्यूरी टेम्परेचर, इसकी भी डेफिनेशन करनी है। क्यूरी टेम्परेचर, ईच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर अबव विच नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड, यानी जिस टेम्परेचर से ऊपर फेरोमैग्नेटिज्म ना आए उसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। अब ये तीन टर्म्स हैं, इनको भी जान लें। पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं किसी चीज़ पर मैकेनिकल स्ट्रेस, प्रेशर अप्लाई करके उसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर पैदा हो जाएँ। पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो मीन हीट, और अगर आप किसी चीज़ को इतना हीट करें तो उसके अंदर जो है वो पोलर प्रॉपर्टीज पैदा हो जाए। पोलर से मुराद है जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव पोल है, ऐसा नॉर्थ साउथ पोल है, तो उन्हें कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी। फेरो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टीज़, इन कुछ पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस में उसने कहा है कि जो डाईपोल्स होते हैं वो परमानेंट पोलराइज हो जाते हैं, यानी एक दफ़ा आपने प्रेशर डाला उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज परमानेंट आ गया, तो उसे कहते हैं फेरो इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, डोंट पोजेस एनी डाईपोल मूवमेंट, जिसमें कोई वो डाईपोल मूवमेंट शो नहीं करता। तो तीन आपने पीजो इलेक्ट्रिक की टर्म मैंने एक पेपर में देखी थी सवाल में, वो साहब जो आए हुए हैं, इसलिए मैं उसका टर्म पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ का बताना ज़रूरी था। इसके अलावा सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिव जो सॉलिड होते हैं वो क्या है, सब्सटेंस इज सेड टू बी सुपर कंडक्टिव व्हेन इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज़ नो सब्सटेंस विच इज़ सुपर कंडक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बिल्कुल रेजिस्टेंस ना हो तो उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो कोई भी नहीं है ऐसा, आम रूम टेम्परेचर पे कोई भी नहीं है, तो लो या हाई टेम्परेचर पे ऐसा करते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या है, जो कि जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाए, इनकी जो कंडक्टेंस होती है जिनकी बढ़ जाए, उन्हें बेटे कहते हैं सेमीकंडक्टर। और एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये एक होते हैं जिन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मीनियम, यानी जिन चार वाले मेटलाइट सारे। एक्सट्रिंसिक ऐसे होते हैं जिनकी आखिरी शेल में 5 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उनको सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जिनमें इम्प्योरिटीज़ भी शामिल होती हैं। तो इम्प्योरिटीज़ को शामिल होने को कहते हैं डोपिंग। तो पाँचवें ग्रुप का एलिमेंट जिसमें आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन या 3 वाले को 4 इलेक्ट्रॉन रखने वाले में डूप किया जाता है, तो फिर उसके अंदर एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ पैदा होती हैं और उसको हम फिर नाम देते हैं। अगर तीसरे ग्रुप के एलिमेंट को हम शामिल करें तो उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मसलन ये सिलिकॉन है, अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके साथ हमने बोरॉन शामिल कर दिया तो उसके तो सिर्फ 3 है, तो चौथी जगह खाली रहेगी। तो होल की वजह से इस ओवरऑल को कहते हैं पी टाइप। अगर पाँचवें ग्रुप का कोई एलिमेंट शामिल कर दें जिसके 5 इलेक्ट्रॉन हो, मसलन जो पाँचवें ग्रुप का आर्सेनिक, एंटीमनी आर्सेनिक वगैरह, तो फिर उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो ये वैलेंसी वाले हो गए, 5वां फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप एन टाइप डिपेंड्स ऑन आपने कौन सी जो शामिल की है इम्प्योरिटी। तो ये जी हमारे पास सॉलिड स्टेट जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट लिक्विड स्टेट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये आपको फ़ाइल शेयर करूँगा, इनके वो पॉइंट जिनको मैंने नाम लिया है वो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ दरमियान में कुछ साइंटिस्ट के नाम के साथ उनका कोई कंट्रीब्यूशन आएगी उसको भी देख लीजिएगा। शुक्रिया।